Hello friends, today we discuss about rearing techniques part 3rd. In this lecture we study spacing, mounting and harvesting, mounting methods, environmental conditions and care of cocoon, and most important concept of molting. We see first spacing. Spacing means avoiding overcrowding of caterpillars by increasing the size of feeding tray with growth of the worms. स्पेसिंग मीन्स क्या, जो लार्वा की ओवर क्राउडिंग है वो अवॉइड करनी। और हम क्राउडिंग अवॉइड कैसे कर सकते हैं? फीडिंग ट्रे की साइज़ बढ़ा के। ये स्पेसिंग की डेफिनेशन है, इसे अच्छे से समझ लो। फॉर गुड रिजल्ट्स rearing space may be doubled or tripled for 1 to 3rd larval stages and 2-3 times more than these for 4 and 2 times more for the 5th instar। मतलब फर्स्ट टू थर्ड लार्वा की जो फीडिंग ट्रे है उनकी साइज़ हमें 2 या 3 टाइम्स इंक्रीज करनी है, एंड फॉर फोर्थ इंस्टार लार्वा हमें साइज फिर से डबल करनी है, और फिफ्थ इंस्टार लार्वे के लिए हमें फ्रॉम फोर्थ साइज लार्वा द साइज शुड बी increases by 2 times. It is well known that silkworms grow very fast, nearly 10,000 times increase in weight and 7,000 times increase in size during short lifespan of 24 to 30 days and leads to crowding. सिल्कवर्म जो है सिर्फ 24 to 30 डेज में 10,000 टाइम्स इंक्रीज होता है और 7,000 टाइम्स साइज से इंक्रीज होता है और 10,000 टाइम्स बाय वेट। ये फीडिंग ट्रेज है, इनकी साइज हमें स्पेसिंग में इंक्रीज करनी पड़ती है। मोल्टिंग Molting is very critical event in the life of caterpillars. When about to molt, the larvae attain their maximum size for particular instar। यहाँ देखिए, ये जो फर्स्ट स्टेज लार्वा है उसे सेकंड स्टेज में एंट्री करने के लिए मोल्टिंग करना पड़ता है। मोल्टिंग मतलब कास्टिंग ऑफ आउटर लेयर ऑफ स्किन, और एक इंस्टार की साइज़ लिमिटेड होती है, उस साइज़ को इंक्रीज करने के लिए लार्वा को जो आउटर स्किन है वो कास्ट करनी पड़ती है, मतलब इक्डाइसिस प्रोसेस होती है, और वो जो स्किन है वो निकल जाती है और नई स्किन डेवलप होती है। इस प्रोसेस को हम मोल्टिंग कहते हैं और इक्डाइसिस भी कहते हैं। सेम प्रोसेस फॉर सेकंड टू थर्ड लार्वा, थर्ड इंस्टार, थर्ड टू फोर्थ स्टार एंड फोर्थ टू फिफ्थ स्टार, ये मोल्टिंग की प्रोसेस है। एट दिस स्टेज कैरिड आउट बिटवीन क्लीनिंग एंड लीव्स शुड बी चॉप्ड टू स्मॉल साइज फॉर प्री मोल्ट फीडिंग। व्हेन द लार्वे सेटल डाउन फॉर मोल्टिंग दे स्टॉप फीडिंग। जब लार्वा मोल्टिंग की स्टेज में होता है तो उसे चॉप लीव्स खाने को देने पड़ते हैं और उनकी साइज स्मॉल होनी चाहिए। एंड मोल्टिंग करते समय लार्वा कुछ भी नहीं खाता और उसके पहले 1 आध घंटा भी वो कुछ भी नहीं खाता। ये साइन है मोल्टिंग की। ये सिल्कवर्म की लाइफ साइकिल है, ये भी हमने पहले देखी है। It is advisable to sprinkle some lime powder after the last feed, which prevents early ecdicing the larvae from commencing feeding and thus maintaining the uniform growth in all। लार्वा की जो इक्डाइसिस की प्रोसेस है यो इनका समय कम ज़्यादा हो सकता है, ये समय एक कम ज़्यादा ना हो और उनका कांस्टेंट समय हो और उनकी ग्रोथ यूनिफॉर्म हो, मतलब सभी लार्वा की साइज़ एक समान हो। इसलिए हमें लाइम पाउडर स्प्रिंकल करना पड़ता है, उससे
वो अर्ली एक्डाइसिस की जो प्रोसेस है वो प्रिवेंट होती है। ड्यूरिंग मोल्टिंग द वर्म्स आर मोस्ट ससेप्टेबल टू मस्कार्डिन इन्फेक्शन विच could be prevented by dusting them with सेरेसन प्लस लाइम पाउडर। जब नई स्किन आती है लार्वा को तो वो किसी भी डिसीज के लिए बहुत ही ससेप्टेबल होती है, इसलिए सेरेसन प्लस लाइम पाउडर हमें स्प्रेड करना पड़ता है। इससे मस्कार्डिन नाम का डिसीज लार्वा को नहीं होता। माउंटिंग एंड हार्वेस्टिंग ट्रांसफॉर्मिंग मैच्योर लार्वे टू माउंटेजेस इज कॉल्ड माउंटिंग। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है माउंटिंग की। ट्रांसफॉर्मिंग मैच्योर लार्वे टू माउंटेजेस इज कॉल्ड माउंटिंग। टुवर्ड्स द फाइनल larval instar, the silkworm stops the feeding and gets ready to build the cocoon prior to transforming itself into the pupa inside the cocoon. हम ट्रांसफॉर्म करते मैच्योर लार्वे को टू द माउंटेजेस, लेकिन हम लार्वा ट्रांसफर कौन सी करते जिनकी फिफ्थ स्टार होके भी वो खाना बंद करती है और वो जो फीडिंग ट्रे है उसके पेरीफेरी मतलब उसके जो साइड के हिस्से है उस तरफ जाती है। द फीडिंग ड्यूरिंग फाइनल इंस्टार may last from 5 to 7 days in case of multi-holstein and bi-holstein races in tropical areas and 7 to 9 days in the case of bi-holstein and uni-holstein races in subtropical areas. For fifth star 5 to 7 days फीडिंग करती है फॉर multi-holstein and for bi-holstein the days are 7 to 9 days. ये जो इमेज है ये बाम्बू माउंटेजेस की इमेज है और यहाँ हमें ये वाइट कलर के कोकून दिखाई दे रहे हैं। द राइपनिंग larvae normally crawl towards the periphery of the rearing trays in search of suitable supports for spinning the cocoon. This is right time to pick them up and put them on mountains. लार्वा को हमें कब माउंटिंग करना है, इसका एक साइन है जब लार्वे टूवर्ड्स द पेरीफेरी क्राउल करते मतलब साइड के पार्ट्स में जाते हैं तो उसे हमें पिक करके माउंटेजेस के ऊपर डालना है। सच सिल्कवर्म अटैचेस देमसेल्फ टू द स्पाइरल ऑफ माउंटेजेस एंड स्टार्ट स्पिनिंग ऑफ कोकून्स। वो जो लार्वे है वो खुद ही वो माउंटेजेस को अटैच होते हैं और कोकून स्पिनिंग स्टार्ट करते हैं। If unripe worms are put on the mountains, they will move and defecate, spoiling the cocoon of the ripe worms, or will fall off to be a loss of rear. अगर अनराइप वर्म्स हमने कलेक्ट करके माउंटेजेस पे डाले तो इसके हमें टू पैड इफेक्ट से, एक तो वो खुद कोकून फॉर्म नहीं करते और दूसरों ने भी जो कोकून फॉर्म किया है उसे स्पॉइल करते। Therefore, it is necessary that only right age larvae are put on the mountains and correct density be maintained to avoid overcrowding. अगर अनराइप लार्वे हमने कलेक्ट किए और माउंटेजेस पे डालें तो वो खुद ही कोकून फॉर्म नहीं करते और दूसरों के भी कोकून फॉर्म नहीं होने देते, उनको भी वो ये डिस्टर्ब करते। इसलिए ओनली राइट एज लार्वे शुड बी mounted, and for avoiding overcrowding the space or the mountages should be increases. Overcrowding may lead to the formation of double cocoons and also to the cocoon getting spoiled due to staining from the urine and excreta of the silkworms. Mounting done under optimum density gives more uniform and good quality cocoons. ये जो है ये कोकून्स हमें दिखाई दे रहे येलो और वाइट कलर के, ये माउंटेजेस है। माउंटेजेस को चंद्रिका भी बोलते हैं।
There are three methods for mounting: free mounting method, the branch mounting method, and the net mounting method. In free mounting method, instead of collecting the mature worms from the beds, the mountages chandrikas are placed in the beds themselves and the worms crawl upon them. फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जो माउंटेजेस है उन्हें हम चंद्रिका भी बोलते हैं, वो रेयरिंग ट्रे के पास रखते हैं और लार्वे खुद ही चल कर जाते हैं और उधर कोकून स्पिन करते हैं. ये बहुत ही सिंपल मेथड है. द सेकंड मेथड इज ब्रांच माउंटिंग मेथड. द ब्रांचेस ऑफ मलबेरी विथ ग्रीन लीव्स आर केप्ट ओवर द रेयरिंग बेड and when the worms crawl onto them, they are shaken off on the net and transferred to the mountains. In second method, branch mounting method, इसमें हम क्या करते हैं, मलबेरी की एक ब्रांच लेते हैं, उन्हें रेयरिंग ट्रे पे रखते हैं और जो लार्वा राइप है वो लार्वा उसके ऊपर क्रॉल करके चढ़ जाती है और फिर हम वो ब्रांच उठा के नेट पे सेक करते हैं और वो लार्वा कलेक्ट करके माउंटेजेस के ऊपर डालते हैं. द थर्ड मेथड इज द नेट माउंटिंग मेथड. अ नेट इज स्प्रेडेड ओवर द बेड आफ्टर फीडिंग. द नॉन फीडिंग immature fifth instar silkworms come up and crawl onto net, which is then shaken on a mat and the larva transferred to the mountains. इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक नेट लेते हैं वो रेयरिंग ट्रे पे और रेयरिंग बेड पे स्प्रेड करते हैं. जो राइप लार्वे है वो क्राउल करके नेट के ऊपर आते हैं, फिर हम नेट को उठा के एक मैट के ऊपर सेक करते हैं, उससे सभी लार्वा वो मैट पे कलेक्ट होती है और वो हमें माउंटेजेस के ऊपर ट्रांसफ़र करना पड़ता है. ये हमने तीन मेथड देखे. इन तीन मेथड के नाम और तीन मेथड में हम क्या करते हैं ये याद रखो. फ्री माउंटिंग मेथड, द ब्रांच माउंटिंग मेथड एंड नेट माउंटिंग मेथड. नेक्स्ट टॉपिक, एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड केयर ड्यूरिंग स्पिनिंग. Environmental conditions during mounting is important as it determines the quality of cocoon spoon. Normally it requires ventilation and dried atmosphere. एनवायरमेंटल कंडीशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो क्वालिटी है कोकून की वो इस कंडीशन पे डिपेंड है. नॉर्मली फॉर गुड कोकून क्वालिटी requires good ventilation and dried atmosphere. Ideal conditions for good spinning are temperature of room not exceeding 26 degrees Celsius and relative humidity between 60 to 70%. ये आइडियल कंडीशन है गुड स्पिनिंग के लिए. टेम्परेचर शुड नॉट बी एक्सीडिंग 26 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी इज बिटवीन 60 to 70%. टू हाई टेम्परेचर इंड्यूसेस द लार्वे to spin their cocoons in hurry and quality of cocoon is affected. अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है 26 डिग्री से आगे बढ़ता है तो लार्वे क्या करते हैं, कोकून फॉर्म करते हैं लेकिन उनका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है. इससे क्या होता है, वो जो कोकून है उनका शेप इरेगुलर कोकून्स होता है और उनकी क्वालिटी पुअर होती है और उनके जो थ्रेड होते हैं वो थिक थ्रेड होते हैं. इससे हमारा जो सिल्क का प्रोडक्शन है वो भी कम होता है. मच लोअर टेम्परेचर कॉजेस डिले इन स्पिनिंग, एडवर्सली अफेक्ट्स द कलर एंड टेक्सचर ऑफ सिल्क, थ्रेड बिकम्स थिन एंड कोकून्स फ्लैसिड रिजल्टिंग इन रीलिंग ट्रबल एंड वेस्टेज. अगर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है तो उससे कोकून फॉर्मेशन में डिले होता है, मतलब लेट होता है और इससे जो कोकून है वो फ्लैसिड होता है, मतलब वो अनकॉम्पैक्ट होते हैं. इससे वो जो उससे हम अच्छी तरह से थ्रेड नहीं निकाल सकते, इसलिए हमारा जो कोकून है वो वेस्ट जाता है. सो एबनॉर्मल टेम्परेचर अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द वर्म्स एंड मेक कोकून्स अनफिट फॉर सीड पर्पज. लाइकवाइज हाई ह्यूमिडिटी स्पॉइल्स द लस्टर ऑफ द फिलामेंट्स. अगर ह्यूमिडिटी हाई होती है तो जो फिलामेंट का लस्टर है, मतलब जो धागे की चमक है वो कम हो जाती है. सिमिलरली
Ventilation of room should be such that humidity is reduced but worms not exposed to violent drought of wind and direct sun. ये भी हमें याद रखना चाहिए कि larvae should not expose to the direct sunlight. Thank you friends. A mission for improvement of livelihood for rural masses. This is sericulture.